नमस्ते बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी क्लास 12th के इंग्लिश के फर्स्ट चैप्टर की, जिसका नाम है हसन्स अटेंडेंस प्रॉब्लम, और इस चैप्टर को सुधा मूर्ति जी ने लिखा है। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले एक दो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। वो ये है कि जब मैं 12th में था, ठीक है, तो मेरे पास भी साइंस थी, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, मैथ, इंग्लिश, पंजाबी, ये मेरे सब्जेक्ट्स थे। इनमें सबसे ज़्यादा अच्छा मुझे इंग्लिश लगता था, क्योंकि इंग्लिश के चैप्टर्स में जो स्टोरीज़ हैं, उनमें जो मोरल लेसन्स हैं, वो ज़िंदगी में भी बहुत काम आएँगे हमारे। तो इसीलिए ये जो चैप्टर्स हैं, वो आपके बोर्ड्स के लिए भी ज़रूरी हैं और आपकी ज़िंदगी के लिए भी ज़रूरी है। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो पक्का ज़ीरो नुकसान है आपका, कोई भी लॉस नहीं होगा। एग्ज़ाम्स में भी आपको फ़ायदा होगा इससे और ज़िंदगी में भी फ़ायदा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सुधा मूर्ति जी की। तो सुधा मूर्ति जी जो हैं, वो नारायण मूर्ति जी की वाइफ़ हैं, जो कि इन्फोसिस के फाउंडर हैं, जो कि एक आईटी सेक्टर के रिलेटेड एक कंपनी है। और एक फाउंडेशन है, इन्फोसिस फाउंडेशन, उसकी सुधा जी जो हैं वो चेयरपर्सन और फाउंडर हैं। सुधा जी एक सोशल वर्कर हैं, एक टीचर हैं और एक फिलैंथ्रोपिस्ट हैं। वो कर्नाटका में बच्चों के, स्पेशली लड़कियों की एजुकेशन के लिए काफ़ी काम करती हैं, ठीक है। वो एक बहुत अच्छी टीचर हैं, उनकी टीचिंग्स आपको चैप्टर के लास्ट तक आराम से समझ आ जाएँगी। तो इस चैप्टर में शुरू करते हैं। इस चैप्टर में सुधा जी बताती हैं कि ये स्टोरी उनके फर्स्ट बैच की है, कि उन्होंने अब तक हज़ारों स्टूडेंट्स को पढ़ाया है और उनमें से कुछ ऐसे हैं जो उनके दिमाग में छप चुके हैं, जो उन्हें अभी तक बहुत अच्छे से याद है। और ये इसलिए नहीं कि वो बहुत ज़्यादा अच्छे थे पढ़ाई में, बल्कि इसलिए कि उनमें कुछ अलग था, बाकियों से कुछ अलग था। उन्हीं में से एक स्टूडेंट था हसन। सुधा जी बताती हैं कि वो बेंगलोर के एक कॉलेज में एमसीए के स्टूडेंट्स को कंप्यूटर साइंस पढ़ाती थी। यानी कि सुधा जी एक प्रोफ़ेसर थी जो बेंगलोर के कॉलेज में मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस के स्टूडेंट्स को पढ़ाती थी। उन्हीं के फर्स्ट बैच में एक स्टूडेंट था हसन, जिसको सुधा जी ने शायद ही कभी क्लास में देखा था, क्योंकि हसन वाज़ हार्डली एवर प्रेज़ेंट, ठीक है। हसन की अपीयरेंस के बारे में बताया जाता है चैप्टर में कि हसन टॉल था, ठीक है, हैंडसम था, उसकी अच्छी मेमोरी थी, शार्प मेमोरी, गुड मेमोरी थी, शार्प ब्रेन था, वो कांसेप्ट्स को आराम से समझ लेता था, ठीक है। एक होशियार, एक इंटेलिजेंट बच्चा था हसन। और हसन के जो फैमिली बैकग्राउंड की बात करें तो हसन एक अमीर परिवार से बिलॉन्ग करता था। हसन के पिताजी काफ़ी बिज़ी रहते थे। हसन अपने माता-पिता का इकलौता बच्चा था, ठीक है, ओनली चाइल्ड था, ओनली सन, ठीक है। अब सुधा जी बताती हैं कि हसन सिर्फ़ क्लास टेस्ट में या कभी-कभी क्लास में एग्ज़ामिनेशन के दिनों में या जो अटेंडेंस शॉर्टेज मीटिंग होती है, उसी के दौरान दिखता था। हसन के बारे में अगर हम थोड़ी-सी बात करें तो हसन जो था वो एग्ज़ाम से पहले कुछ चैप्टर्स उठाता, ठीक है, उनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कर लेता और फर्स्ट क्लास से, यानी कि अच्छे नंबरों से पास हो जाता। और उसे लगता कि जो लोग मेहनत करते हैं, सारा-सारा साल, सारा-सारा सेमेस्टर जो है, ठीक है, रेगुलरली अटेंड करते हैं, क्लासेस को पढ़ते हैं, वो मूर्ख बच्चे हैं, वो बेवकूफ़ हैं। तो अकॉर्डिंग टू हसन, हार्ड वर्कर्स वर नर्ड्स। सो अकॉर्डिंग टू हसन, हार्ड वर्कर्स वर नर्ड्स। तो सुधा जी जो थी वो नॉर्मली अपनी क्लास जो थी 9 से 10 बजे लेती थी, ठीक है, कभी 9 बजे, कभी 10 बजे। तो उन्हें लगता था कि उस समय बच्चे जो हैं वो सबसे ज़्यादा अवेयर और उनकी जो अटेंशन होगी सबसे ज़्यादा होगी, उन्हें सबसे ज़्यादा समझ आएगा उस समय। पर हसन, जैसा कि हम जानते हैं कि रेयरली प्रेज़ेंट होता था क्लास में। और जब एग्ज़ाम से पहले, क्योंकि कॉलेजेस में ये रूल था कि अगर आपकी अटेंडेंस 75% से कम है, तो आपको एग्ज़ाम्स में नहीं बैठने दिया जाएगा। तो अटेंडेंस शॉर्टेज मीटिंग होती थी, उसमें हसन मैम से क्या करता था, बात करता था, उनसे माफ़ी माँगता था कि मैं नेक्स्ट सेम से रेगुलर रहूँगा, ठीक है? और कोई ना कोई ऐसा रीज़न देता जो उन्हें जेन्युइन लगता। तो सुधा जी बोलती कि इंटेलिजेंस ठीक है, तुम अच्छे से पास हो जाते हो, पर डिसिप्लिन भी कोई चीज़ है। तो वो प्रॉमिस करता कि वो नेक्स्ट सेम से रेगुलर रहेगा। और वो मेनली ये शब्द यूज़ करता है कि मैम प्लीज़ पार्डोन मी, टू err इज़ ह्यूमन, टू फॉरगिव इज़ डिवाइन, ठीक है? जो कि सुधा जी ने ही उन्हें सिखाया था। सुधा जी मान जाती, क्योंकि उनका मानना था कि डिसिप्लिन ज़रूरी है, ठीक है, बहुत ज़रूरी है, पर कोई बच्चा अटेंडेंस शॉर्टेज के कारण अगर अपने फाइनल एग्ज़ाम्स ना दे पाए तो ये भी एक अच्छी बात नहीं है। पर हसन क्या करता, नेक्स्ट सेम में कुछ दिन रेगुलर रहता, फिर सेम कहानी, फिर इर्रेगुलर अटेंडेंस, कभी कॉलेज आना, ना आना, दोबारा से सेम इश्यू। तो कई सेमेस्टर्स तक ऐसा चला। एक दिन सुधा जी तंग आ गई और उन्होंने हसन के पेरेंट्स को बुलाया। तो हसन के फादर जो थे, जैसा कि हमने बात की थी, एक बिज़ी पर्सन थे, ठीक है? और हसन की मॉम एक नॉर्मल हाउसवाइफ़ थी। तो सुधा जी ने
हसन के पेरेंट्स से कहा कि हसन एक अच्छा लड़का है, वो एक ब्राइट स्टूडेंट है, वो एक उसके पास अच्छी मेमोरी है, वो इंटेलिजेंट भी है, पर वो इर्रेगुलर बहुत है, जो कि उसके लिए, उसके फ्यूचर के लिए अच्छी बात नहीं है। तो हसन के फादर ने कहा कि जब तक उसके नंबर अच्छे आ रहे हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और एक उम्र के बाद बच्चे अपने माता-पिता की बात नहीं मानते, ज़िंदगी ही उन्हें सिखाती है। पर दूसरी तरफ हसन की जो मदर थे, वो इमोशनल हो गए और वो रोने लगे, और उन्होंने कहा कि मैम एज़ अ मदर मैं फ़ेल हो चुकी हूँ। वो सारी रात, उस समय याहू चैट्स होते थे, तो वो सारी रात गाने सुनता है, ठीक है? और अपने दोस्तों से याहू चैट्स पर चैट करता है, और वो सुबह 6 बजे सोता है। तो उसके लिए सुबह 9 बजे 10 बजे क्लास में आना पॉसिबल ही नहीं है। तो वो उस मीटिंग में हसन के फादर जो थे उसकी मदर को ब्लेम करने लगे कि तुम्हें उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, उसे समझाना चाहिए। हसन की मदर ने कहा कि पैसा कमाना ही सब कुछ नहीं होता, वो एक लड़का है, आपको उसे उसके साथ मैन टू मैन बात करनी चाहिए। और वो जो मीटिंग थी उन्हीं के बीच आर्गुमेंट हुआ और वो फ्रूटलेसली एंड हो गई, यानी कि उसका कोई नतीजा नहीं निकला। तो ऐसे करते-करते जो हसन था उसने अपना कॉलेज पास कर लिया, और जाते-जाते उसने सुधा जी से ये कहा कि थैंक यू मैम, आप बहुत काइंड हैं, आपने हर बार मेरी अटेंडेंस पूरी की, जिसके कारण मैं एग्ज़ाम्स दे पाया और मैं अपना कोर्स कंप्लीट कर पाया। तो सुधा जी ने स्माइल की और कहा कि भगवान की मर्ज़ी होगी तो बाद में ज़रूर मिलेंगे। आगे फिर सुधा जी ने बहुत टाइम तक हसन को नहीं देखा। फिर कई साल बाद एक दिन सुधा जी के ऑफ़िस में एक व्यक्ति आता है, जिसकी उम्र 35 साल थी। उसका सर जो था वो गंजा था पूरा, बाल्ड हेड, प्लम्प, वो थोड़ा मोटा था, ठीक है? और उसकी जो ड्रेसिंग थी वो भी एवरेज थी। यानी कि एक बाल्ड हेड, प्लम्प एंड एवरेजली ड्रेस्ड मैन जो था, सुधा जी से मिलने आया था उनके ऑफ़िस में। तो सुधा जी की सेक्रेटरी ने सुधा जी को कॉल किया कि मैम एक व्यक्ति आया है, उसके पास एक सॉफ्टवेयर की सीडी है और वो सिर्फ़ आपसे ही मिलना चाहता है। तो सुधा जी ने पहले तो कहा कि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, आप उसे किसी और से मिलने के लिए कह दीजिए। पर जैसे ही सेक्रेटरी ने कहा कि वो ये कह रहा है कि वो आपका ही एक स्टूडेंट है, तो सुधा जी ने मिलने के लिए इजाज़त दे दी और उन्होंने 2 बजे का टाइम दिया। फिर तो इसमें थोड़ा-सा मैं कुछ ऐड करूँ तो वो ये है कि सुधा जी को ना अपने स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा प्यारे थे, ठीक है? सुधा जी को उनके स्टूडेंट्स जो थे वो शादियों में, नामकरण में या घर के कोई फंक्शंस में इनवाइट करते थे, और सुधा जी अगर उस समय शहर में होती तो वो उनके पास जाती भी थी, क्योंकि उनका मानना था कि स्टूडेंट्स का प्यार ही उनके लिए क्या है, उनकी स्ट्रेंथ है, उनकी कमाई है एक। हसन ही वो व्यक्ति था। हसन, अभी जैसा कि हमने बात की थी कि वो व्यक्ति हसन था, जिसके पास एक सॉफ्टवेयर सीडी थी। वो मिडल एज्ड, ठीक है, 35 साल का हो चुका था, बाल्ड हेड, प्लम्प फेस था, ठीक है, ड्रेस्ड भी नहीं था ढंग से। और वो सुधा जी के ऑफ़िस में गया और उसने कहा कि मैम आपने मुझे पहचाना? तो फिर हसन ने बोला कि शायद आपने मुझे नहीं पहचाना, इतने स्टूडेंट्स को याद रखना भी पॉसिबल नहीं है। तो हसन ने कहा कि मैं आपकी क्लास का वही लेट कमर हूँ, और एक डायलॉग बोला, ठीक है, जो सुधा जी मेनली यूज़ करती थी कि आप अंदर से खिड़की के बाहर की दुनिया देख सकते हैं, पर बाहर से खिड़की के अंदर की दुनिया नहीं देख सकते। तो सुधा जी पहचान गई कि ये हसन है। और मैम ने पूछा, और कैसे हो हसन, क्या कर रहे हो आजकल? तो हसन का फेस जो था वो थोड़ा-सा उतर गया। हसन ने कहा कि मैं एक सॉफ्टवेयर की सीडी सेल करता हूँ डोर टू डोर जाके, ठीक है? इसमें बच्चों के एजुकेशनल पर्पज़ के लिए कुछ लेक्चर्स हैं जो टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों के लिए काम के हैं, और आपकी फाउंडेशन के शायद ये काम आए। तो ऐसा बोलकर आगे जब सुधा जी ने पूछा कि अब तुम क्या करते हो ज़िंदगी में? तो हसन ने बताया कि मैम मैंने वो जो अपनी हैबिट्स थी वो चेंज नहीं की, मैं वैसे ही रहा। मैं आज तक किसी भी एक जॉब पर ढंग से टिक नहीं पाया, ठीक है? मेरे एम्प्लॉइज़ भी मुझे पसंद नहीं करते थे, उनके साथ मेरी लड़ाई हो जाती थी। मैं सिर्फ़ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कर लेता था और कभी मैंने कंसेप्ट्स को नहीं समझा, तो इसके कारण मैं जो टास्क थे, जो काम थे, वो कंप्लीटली पूरे नहीं कर पाता था। मैं उन्हें टाल देता था और बाद में करने की कोशिश करता था और बाद में कभी कर ही नहीं पाता था। शायद आप समझ पा रहे होंगे कि ये चैप्टर क्यों ज़रूरी है, हसन की स्टोरी। तो उसने कॉन्सेप्ट्स नहीं समझे थे, कुछ भी नहीं किया था, हैबिट्स नहीं बदली थी, वो काम पर लेट जाता था, तो ऑफ़िस वाले पसंद भी नहीं करते थे। उसके पास जो अपॉइंटमेंट्स आती थी, वो उन्हें भी टाल देता था, यानी कि वो अपने काम में रेगुलर था। उसके पेरेंट्स उससे तंग आ चुके थे, उन्होंने उसे घर से भी निकाल दिया था। उसके फ़ादर ने उसे आज़ादी दी थी कि वो अपनी हैबिट्स चेंज कर ले, पर हसन ने नहीं चेंज किया, तो तंग आकर उन्होंने उसे घर से ही निकाल दिया था। तो सुधा जी ने उसे मोटिवेट किया कि कोई बात नहीं, तुम कुछ चीज़ें तुम मानते हो, अपने फ़ॉल्ट्स को, अपनी गलतियाँ मानते हो, ठीक है? तो सुधा जी ने उसे बोला कि यू मे हैव लॉस्ट द बैटल बट यू कैन स्टिल विन द वॉर। पर हसन ने सामने से बोला कि मैम ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड, तो पुरानी आदतें नहीं जाती। तो सुधा जी ने समझाया कि अगर तुम्हारी विल पावर हो तो तुम ये सब बदल सकते हो।
तुम खुद नहीं जानते कि तुम्हारे अंदर कितना पोटेंशियल है, तुम कितना अच्छा कर सकते हो ज़िंदगी में। और सुधा जी ने उससे कहा कि एक्सीलेंट डज़ नॉट कम बाय एक्सीडेंट, इट कम्स बाय प्रैक्टिस, कि तुम अगर अच्छी हैबिट्स की प्रैक्टिस करोगे तो धीरे-धीरे चीज़ें सुधरना शुरू हो जाएँगी। और उन्होंने यही उम्मीद की कि अब आगे जब भी वो कभी हसन से मिले तो वो, है ना, हसन को एक अच्छी ज़िंदगी में जीता हुआ देखें, इस तरह से ना देखें। सुधा जी को हसन की आँखों में थोड़ी उम्मीद दिखी। हसन ने भी प्रॉमिस किया, मैम मैं अपना बेस्ट ट्राई करूँगा खुद को बदलने के लिए। सुधा जी लिखती है कि उसके बाद मैं हसन से कभी नहीं मिली, पर मैं चाहती हूँ कि मैं कभी अनएक्सपेक्टेडली हसन से मिलूँ और मैं देखूँ कि वो ज़िंदगी में सक्सेसफुल और खुश है। तो इस स्टोरी से आपको काफ़ी चीज़ें समझ आई होंगी कि एक अच्छा टीचर हमेशा आपका भला चाहता है, बुरा नहीं चाहता, इसलिए ऑलवेज़ रिस्पेक्ट योर टीचर्स, ठीक है? और ये जो ना इर्रेगुलर बिहेवियर है आपका, इर्रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है, ठीक है? उसे सुधार लीजिए। हम इस स्टोरी से यही सीख सकते हैं, वरना हसन की तरह कि आप एग्ज़ाम्स में तो शायद बहुत अच्छे नंबर ले आएँ, थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट काम करके, पर जब तक आप अपनी हैबिट्स नहीं बदलेंगे, आप अपनी ज़िंदगी नहीं बदल पाएँगे। तो बात करते हैं कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस क्या हैं? आपको इस चैप्टर में से सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है, वो है हसन का कैरेक्टर स्केच, उसके बाद सुधा मूर्ति जी का कैरेक्टर स्केच। इसमें से क्या है कि, है ना, बड़े क्वेश्चंस भी पूछे जाएँगे, छोटे क्वेश्चंस भी पूछे जाएँगे। बड़े क्वेश्चंस के लिए आपको कर लेना चाहिए हसन का कैरेक्टर स्केच, अब आप आराम से कर लेंगे, और उसके बाद सुधा मूर्ति जी का कैरेक्टर स्केच। छोटे क्वेश्चंस हैं उनमें ये कि, है ना, कि व्हाट वाज़ द प्रोफेशन ऑफ नरेटर, नरेटर का प्रोफेशन क्या था, और नर्ड्स अकॉर्डिंग टू हसन हू वर नर्ड्स, ठीक है? और वो जो मीटिंग थी उसका रिज़ल्ट क्या रहा? और ये जो क्वेश्चंस हैं, ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। ये जो मैंने 4-5 क्वेश्चंस आपको बताए हैं, ये बहुत ज़्यादा बार एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो या आपको थोड़ा-सा भी लगा हो कि हम पंजाब बोर्ड के लिए एक अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा कंटेंट बना रहे हैं, तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है? क्योंकि ना, जितना आपका आपका एक शेयर, आपका एक लाइक, आपका एक कमेंट हमें मोटिवेट करता है ज़्यादा काम करने के लिए। हमें खुशी मिलती है कि हमारे काम से किसी बच्चे का कोई फ़ायदा हो रहा है। चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपको नेक्स्ट चैप्टर की स्टोरी देखनी है द मार्च किंग की, तो आप साइड में क्लिक कर सकते हैं।